तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। का नाम है काइनेमेटिक्स। हालांकि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर्स, लेकिन जो आप एक मेजर पोर्शन सुनते हुए आते हो कि मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से उन चैप्टर्स में से है जो जिनसे मेजरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। 3-4 क्वेश्चन हर साल नीट में या फिर IIT के एग्ज़ाम्स में काइनेमेटिक्स से पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसके अंदर करीब 7 चैप्टर्स आ जाते हैं। उन चैप्टर को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो आज इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। इसका नाम है क्या? काइनेमेटिक्स। पहला चैप्टर इसका आता है काइनेमेटिक्स। दूसरा चैप्टर आपका आ जाएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं NLM। तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका फ्रिक्शन। चौथा चैप्टर आपका आ जाएगा सर्कुलर मोशन। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्क पावर एंड एनर्जी। इसके बाद आपका एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास। और 7वां चैप्टर आपका हो जाएगा रोटेशनल मोशन। इसको हम ये रोटेशनल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBD, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो यही 7 चैप्टर हैं जो मैकेनिक्स के अंदर हमें पढ़ने हैं। इन्हीं 7 चैप्टर्स को मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो अब है क्या कि काइनेमेटिक्स जो है, इसमें केवल हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। NLM है, पुली वगैरह के बारे में पढ़ा जाएगा। फ्रिक्शन सभी जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी पता है, वर्क भी पता है, पावर भी पता है, एनर्जी भी पता है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सुन रखा है। 10th क्लास में इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 9th-10th क्लासेस में, क्योंकि 11th में फिर ये चीज़ आनी रहती है आपकी। और इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और थोड़ा और ज़्यादा इसमें फार्मूले जो हम लोग पढ़ रखा था, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला और जो भी चीज़ें थी, उनको हम और डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। सेंटर ऑफ मास और ये 2 टॉपिक आपके लिए नए पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम और ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक इसमें शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स के। अब मैकेनिक्स में एक पोर्शन आएगा आपका काइनेमेटिक्स का, दूसरा पोर्शन आपका आ जाएगा, एक काइनेमेटिक्स है, दूसरा क्या है? डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओनली इफ़ेक्ट मतलब जैसे कि मान लो, पहले लिख देता हूँ मैं, इसमें केवल हम इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? वैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, ठीक, मैं चल रहा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, बस मैं क्यों चल रहा हूँ, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कोई और फोर्स लग रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं चल रहा हूँ, बस यही है। मतलब केवल हम इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिजल्ट के बारे में समझ लो कि इसके रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये मतलब होता नहीं एग्ज़ाम की मार्कशीट, तो लास्ट में केवल मार्कशीट इसमें देखी जाएगी, उसके अंदर क्या पढ़ा गया, कितना पढ़ा गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उससे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। गजनी मूवी आप सबने देखी होगी। गजनी मूवी में होता है संजय सिंघानिया, वो जाता है, लोगों को मार वार देता है। मारने के बाद जब घर आता है, उसे नहीं पता होता कि उसने मारा क्यों। फिर जब वो कपड़े अपने फाड़ता है तो फिर देखता है बहुत सारी चीज़ें लिखी रहता है उस पर, कल्पना वाज किल्ड और ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो पहले तो उसने मार दिया, इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया,
उसे ये नहीं पता क्यों मारा, लेकिन जब आता है यहाँ पर उसे उसका कॉज पता चलता है कि मारा तो क्यों मारा। इसका मतलब है कि डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉज के साथ साथ इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉज प्लस इफेक्ट दोनों पढ़ने वाले हैं, इसमें केवल इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, को मान लो कोई ट्रेन है, यहाँ से चलना शुरू की, ट्रेन यहाँ तक गई, फिर उसने यू टर्न लिया और फिर वापस यहाँ चली आई। तो हम ये पढ़ने वाले हैं क्योंकि ट्रेन एक पार्टिकल है, ट्रेन को एज ए पार्टिकल ही ट्रीट करेंगे कि ट्रेन यहाँ से चली, और ये बस डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेन के इंजन ने कितना फोर्स लगाया, ट्रेन में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ट्रेन कितना, मतलब जो भी उसमें चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हम कुछ नहीं देखेंगे उसमें, केवल इतना देखने वाले हैं कि ट्रेन यह इस रूट पर चली है, इतना डिस्टेंस कवर की है, इतने स्पीड से चली है, बस। हम उसके अंदर नहीं घुसने वाले हैं, कैसे चल रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यों। और जब यहाँ पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स की जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की, ऐसे चल के वापस आ गई। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स में, उसी एग्जांपल को। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा, केवल मोशन पढ़ा ट्रेन का। ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से चली, इतना डिस्टेंस ट्रेवल की है, इतना टाइम लगा है, बस। इसमें जब आएंगे क्या पढ़ेंगे, ट्रेन के इंजन शुरुआत में ट्रेन को स्टार्ट करने में कितना फोर्स लगाया, जैसे ट्रेन मूव कर जाए, वो हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। फिर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क मतलब होता है कोई बॉडी को रोटेट करने वाला फोर्स। आगे पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, 5वां चैप्टर लगभग आपका आएगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन समझ लो। तो अब ये ट्रेन मूव करना शुरू की, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, कितना क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई इंजन के अंदर कि उसने ट्रेन को पुश किया, फ्रिक्शन कितना लगा, रेल की पटरियों और ट्रेन और उसकी पटरियों के बीच में कितना फ्रिक्शन था, जिसको इंजन ने सुपरसीड किया, जिसकी वजह से ट्रेन मूव कर पाई। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर जब यहाँ ट्रेन घूमी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना इस पर लगा, कि स्पीड कितनी रहे कि ये ट्रेन बाहर की तरफ पलट ना जाए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स में हम केवल इतना पढ़ने वाले हैं कि ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की, भाई साहब, मतलब ऊपर ऊपर की पढ़ाई काइनेमेटिक्स में करेंगे। इफेक्ट केवल देखेंगे, जो बाहर से खड़ा होकर एक आदमी देखेगा कि यहाँ ट्रेन आ रही है, हम खड़े हैं स्टेशन पे, ट्रेन आ रही, इतनी स्पीड से आ रही है, मुझे चढ़ना है। यहाँ पर ट्रेन के अंदर बैठ जाएगा वो ड्राइवर, वो एक ड्राइवर का काम करेगा, जिसको पता चले कितना फोर्स लगाना है, कितनी स्पीड करनी है, कितने पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से ट्रेन मूव करेगी। समझ रहे हो बात को। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में। तो अभी पहला चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स ही है। डायनेमिक्स के अंदर जब घुसेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, आरबीडी, सेंटर ऑफ मास, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा डीप में जा करके, और फिर हम डायनेमिक्स वहाँ से शुरू कर लेंगे। लेकिन जिससे ये चीज़ आएगी वही उस चीज़ को कर पाएगा। अब जिसे यही नहीं पता कि ट्रेन चल के इतनी दूरी तय कर रही हो, कहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँच जाए, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ट्रेन चल दे, कितना फोर्स प्रोड्यूस करेंगे ट्रेन मूव कर जाए। तो पहले तो काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कतें होने वाली। ठीक, और सबसे बड़ी बात मैकेनिक्स, फिजिक्स का इसे बोला जाता है बैकबोन ऑफ फिजिक्स। जिसकी बैकबोन मतलब जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है, ये समझ लो कि बॉडी है, स्केलेटन के ऊपर सारे पुर्जे लगे हुए हैं, हार्ट है, लीवर, लंग, सारी चीज़ उस पर बैठाई गई है स्केलेटन के अंदर। तो ये स्केलेटन है, ये फिजिक्स का स्केलेटन है। अगर ये आपका वीक रहा मैकेनिक्स, तो आगे चल करके फंस जाएंगे आप बुरी तरह, आपको समझ में नहीं आया क्या करना है, बस एक रट्टू तोता टाइप बन जाएंगे, रट रहे हैं, क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो जा रहा है। तो इसीलिए 11th में ये चीज़ रखी गई है कि एक तो ये पढ़ना थोड़ा मज़ेदार होता है, जो सिलेबस डिसाइड किया है वो पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। 12th की मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे बहुत बोरिंग लगेगी, कुछ दिखता है ही नहीं उसमें, समझ में नहीं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, डायोड, ये वो कुछ दिखता नहीं, उसमें फार्मूला रटा होता है, उसी तुम्हें लगाना है। लाइट पढ़ते हो आप, तो लाइट की कुछ चीज़ आपको दिखती है, लाइट कि हाँ रिफ्लेक्शन होता है, ये होता है, तो आपको लाइट पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है जो ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो। और मैकेनिक्स उससे भी मज़ेदार इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें और भी क्लियरिटी, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हालांकि मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा आपको, लेकिन जब खुद आप घर पे देखते हो कि हाँ मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, कोई ईंट है या कोई टेबल वगैरह आप पुश कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मतलब
मैकेनिक्स में आपको चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी उसको पढ़ने में उतना अधिक इंटरेस्ट पैदा होता है कि अच्छा ये चीज़ हो रहा था, क्यों हो रहा था। मैंने बॉल को जब बचपन में क्रिकेट खेलता था या कुछ भी खेलते थे, जब बॉल को मारता था तो कभी कभी कम फोर्स लगता तभी बॉल बहुत तेज़ आगे चली जाती थी, कभी बहुत तेज़ मारने पर ही बॉल वहीं रुक जाती थी। ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हम डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स जब मिला के पढ़ेंगे पूरी मैकेनिक्स को तो हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे चल के जब जो चीज़ें नहीं भी दिखाई देंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है, करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप करंट पढ़ोगे तब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चीज़ों से मैकेनिक्स की कुछ चीज़ें आपको याद आएंगी। अच्छा उसमें दिखता था फिर भी ऐसा होता था, यहाँ नहीं दिख रहा फिर भी वैसा ही हो रहा है। इस वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगभग हर साल इससे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 30% पोर्शन इससे आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, मतलब अगर आपको 45 क्वेश्चन आए तो कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे जो केवल इससे आएंगे, मैकेनिक्स से। और उन 15 क्वेश्चन में बेस्ड और 15 क्वेश्चन जो होंगे ना, उन्हीं 15 क्वेश्चनों से ही बेस्ड होंगे। जिनका 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी 15 भी लगा लेगा। थोड़े फार्मूले बदलेंगे, थोड़ा कुछ और चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो लगा ले जाएगा। मतलब मोटी मोटा अगर मैकेनिक्स आपको आती है तो आप 30 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर मैकेनिक्स अच्छे से आती है, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो यही दिला देगा। अब बाकी जो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं के ऊपर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा बहुत चेंजेस होकर के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मैकेनिक्स में मान के चलो कि मानना क्या है ही 30% क्वेश्चन इससे नीट में IIT में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। और उसका भी काइनेमेटिक्स जो पोर्शन है, मान लो अगर 15 क्वेश्चन आए तो 4 क्वेश्चन तो इससे आने वाले हैं काइनेमेटिक्स से। तो अब देखते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहला टॉपिक हमें काइनेमेटिक्स में पढ़ना है 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, 1D के अंदर हम पढ़ने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अंदर मोशन क्या, फ्री फॉल, जैसे है चौक मैंने फेंका और ये आ गया मेरे हाथ में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब एक ही डायमेंशन में मोशन करे, या तो x एक्सिस पे मोशन करेगा, या y एक्सिस पे मोशन करेगा, या z एक्सिस पे मोशन करेगा। कभी 2 डायमेंशनल मोशन नहीं करेगा कि दोनों एक्सिस पे मोशन करे। जैसे होता है ना, ये x, अब ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये z एक्सिस है। ठीक, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक ही एक्सिस पे, मतलब बॉल फेंका तुमने, ये गई और ये बॉल वापस आ गई। फिर केवल y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन किया, या वो कोई कार चल रही है तो केवल x की एक्सिस जा रही है, x एक्सिस वापस चली जा रही है। ठीक है, तो एक ही डायमेंशन में मोशन करेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो कोई मान लो बाहर की तरफ z एक्सिस पे कोई गाड़ी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक्सिस मतलब एक ही एक्सिस पे चलेगी, कोई भी मोशन होगा तो एक ही एक्सिस पे होगा, 2 एक्सिस पे, उसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब अगर आगे देखोगे 2 डायमेंशनल मोशन में तो वो भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें 2D मोशन। 2D मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2D में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल 2D में पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मतलब 2D क्यों है ये भी समझ लो। मान लो ये चीज़, अब ये आपका तुम्हारा हो गया ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ के आए होगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब 2D मोशन क्या, अभी तक क्या था, बॉल ऐसे गई फिर इसी पे वापस आ गई, कार ऐसे चली फिर इसी रूट से वापस आ गई, मतलब उसी रूट पे जा रही है, एक ही एक्सिस पे मोशन हो रहा, तो 1D मोशन है। मोशन एंड ग्रेविटी सबसे अच्छा एग्जांपल होता है 1D मोशन का। अब 2D मोशन क्या, मान लो ये प्रोजेक्टाइल, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, मतलब क्रिकेट नहीं बोलता, बॉल को मारा
तो जब बॉल को मारोगे तो यूं आके गिरेगा, यूं। बॉल जब कोई बैट्समैन हिट करता है, आजकल तो दिखाते भी मैचेस में कि यहाँ से कोई बैट्समैन हिट किया तो ये जाता है ऐसे 6, तो वही प्रोजेक्टाइल बनाता है, ठीक। तो अब तुम देखोगे कि एक ही एक्सिस पे मोशन नहीं कर रहा, वाई पे भी जा रहा है। ये जो ऊंचाई ट्रेवल कर रहा है कि ये पूरी ऊंचाई क्या है, ये वाई एक्सिस पे, लेकिन ये जो लेंथ कवर किया है ये किस पे कवर किया है, एक्स एक्सिस पे। तो इसको 2D मोशन बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ रही है बात कि 2 एक्सिस को, कोई मोशन ऐसा जो 2 एक्सिस को कवर कर रहा है उसको 2D मोशन बोलते हैं। अब ये चारों जो है काइनेमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमेशा हर साल अगर क्वेश्चन 4 बनते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल से आ जाता है 2D मोशन में, एक मोशन में ग्रेविटी से आ जाएगा, एक 1D से आ जाता है, ग्राफ वगैरह पूछ लेगा, और एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेता है। 4 क्वेश्चन लगभग इससे आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो और NTA के सर्वे के अकॉर्डिंग ये है कि सबसे इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर होता है, लेकिन सबसे अधिक बच्चे गलत भी करके आते हैं इसी में, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत करके आए, चाहे प्रैक्टिस की कमी की वजह से गलत करके आए, लेकिन गलतियां इसमें सबसे अधिक होती हैं। NTA के सर्वे में ये चीज़ पता चलती है बार बार। तो भाई साहब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और अगर ये नहीं आएगा तो वही ये इफ़ेक्ट नहीं पता तो तुम कॉज और इफ़ेक्ट निकालने तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली, ठीक है। तो पहले तो इफ़ेक्ट बच्चे समझ लो, अगर तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है कॉलेजेस में, तुम्हें वो इफ़ेक्ट चाहिए मेरा सिलेक्शन। अगर तुम्हें इफ़ेक्ट का पता ही ना हो तो तुम क्या पढ़ोगे। तो पहले तो ये इफ़ेक्ट की पूरी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेनी है, बेसिक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इसका कुछ हम अब काइनेमेटिक्स का हम वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without knowing its cause। किसी भी मोशन की स्टडी बिना उसका कॉज जाने, कॉज हमें नहीं देखना, हमें केवल मोशन की स्टडी करनी, इतना क्लियर है। अब मोशन की स्टडी करनी है, पहले तो मोशन समझना पड़ेगा, मोशन होता क्या है। अब मोशन को समझने के लिए रेस्ट को भी समझना ज़रूरी है। कोई रेस्ट और मोशन दोनों समझेंगे तभी तुम कहेंगे भाई कि कौन सी चीज़ मोशन में है, कौन सी चीज़ रेस्ट में। तो अब रेस्ट और मोशन को समझना है तो पहला टॉपिक तो आपका है, और अब करता हूँ। अब रेस्ट को समझना है, अगर रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होती है, अपनी पोजीशन ना बदले तो रेस्ट में, मतलब ना आगे जाए ना पीछे जाए, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो मतलब बॉडी रेस्ट में, हम ये कहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो तुम सो रहे हो रात पे छत पे, बगल में तुम्हारे पिताजी भी सो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो तुम रेस्ट पे हो, क्योंकि तुम भाई साहब ना आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाओ, उनके बगल में तुम भी सोए हुए हो तो वो भी सोए हुए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मून पे बैठ के तुम्हें देख रहा है, एलियन लगाया हुआ पूरा बड़ा सा टेलीस्कोप कि बाप बेटे सो रहे हैं, तो उसे क्या तुम रेस्ट पे दिखाई दोगे? तुम तो अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हो ना ऐसे ऐसे, उसके अकॉर्डिंग तुम रेस्ट पे नहीं हो। बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को। अब तुम्हें एक बात समझ में आई कि अगर एक ही सिस्टम के ऊपर बैठ के, मतलब अर्थ को एक सिस्टम समझ लो, एक ही सिस्टम पे 2 लोग बैठे हैं तो दोनों को एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर कोई थर्ड सिस्टम से कोई आदमी उन्हें देख रहा है तो मोशन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। वो देखने वाले ऑब्जर्वर के ऊपर है, को देख कहाँ से रहा है। जैसे मान लो कोई कार है, पहिया वैया लगा है और 2 लोग इसमें बैठे हुए हैं। इस कार के अंदर 2 लोग बैठे हो,
और ये कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब ये कार मोशन में है, एक व्यक्ति जो सड़क पे खड़ा है ऐसे, उसे कार मोशन में दिख रही है, 60 किलोमीटर स्पीड से कार आगे जा रही है, ठीक। लेकिन ये बताओ कि क्या ये दोनों जो आपस में दोनों बैठे हुए हैं साथ में, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। ये कार मूव कर रही है, इसके अकॉर्डिंग 60 की स्पीड से कार चल रही है। लेकिन अगर ये दोनों साथ में, कार वार को भूल जाओ, ये दोनों अपने में क्या है, रेस्ट पर है। कार तो छोटा तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों अर्थ पे बैठे होते और ये मून से देख रहा होता तो ये दोनों रेस्ट पे दिखते दूसरे को। वो तो कार है तो उन्हें पता चल रहा हाँ कार मूव कर रही है, हम भी। लेकिन अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखोगे तो वही चीज़ है कि दोनों रेस्ट पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। पता नहीं भाई बगल में बैठो, कार में जब बैठते हो तो क्या बोलते हो, भाई बगल में बैठो, किनारे बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, क्यों बगल में चलो, ये तो नहीं कोई बोलते, क्योंकि ये रेस्ट पे है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। वहीं का एक बाइक वाला जा रहा है, मान लो यहाँ एक बाइक वाला चल रहा है, ठीक है। अब एक बाइक वाला जाएगा तो अगर ये भी 60 की स्पीड से ही चले तो दोनों साथ साथ चलेंगे। और डेफिनीशन पे जाओ, डेफिनीशन क्या, तुम बहुत सोचना नहीं इसमें। डेफिनीशन क्या है, मोशन की कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अगर तुम्हारे रिस्पेक्ट में बदल रही है, तुमसे आगे जा रहा, तुमसे पीछे आ रहा, तुमसे आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं जा रहा, तो बॉडी मोशन में कहलाएगा। ये बात तो क्लियर है भाई। मोशन में और किसी तुम कहोगे, कोई बॉडी अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं जाएगी तभी तुम उसे मोशन में कहने वाले हो। लेकिन अगर तुम्हारे कोई बॉडी आगे पीछे कुछ कहीं मूवमेंट ही नहीं कर रही है, तुम्हारे बगल में ही बैठी हुई है, फिर ये 60 की स्पीड से चल रहा, वो भी 60 से चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे को देखेंगे तो ना ये आगे जा रहा ना वो आगे जा रहा, दोनों बराबर ही चल रहे हैं, ना ये इधर जा रहा ना वो उधर जा रहा, दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों रेस्ट पर हैं, ठीक है। साइंस में सब कुछ डेफिनेशन से ही चलता है, जो लॉज बने हैं तो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम ध्यान से सोचो तो यही है कि भाई आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं हो रहा, वो दोनों रेस्ट पर ही, ठीक है। हालांकि इस आदमी के हिसाब से दोनों मोशन कर रहे हैं 60 की स्पीड से, जो खड़ा है, जो ग्राउंड पे खड़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों, कार भी और बाइक वाला भी 60 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखने, अब इसे क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। हम सिस्टम की बात कर रहे थे, आज तो उसे फ्रेम बोलते हैं। अर्थ एक फ्रेम है साइंस की लैंग्वेज में। तो डॉक्टरों की अपनी एक भाषा होती है जो एक आम आदमी नहीं जानता। डॉक्टर एक अपनी लैंग्वेज में दवा लिखता है, अब स्टेथोस्कोप को स्टेथोस्कोप बोलता है। आम आदमी पूछो क्या कहेगा, अरे वो कान में लगाते हैं ना ऐसे, तो उसे क्या पता उसको क्या बोलते हैं। तो हर साइंस में हर चीज़ की एक लैंग्वेज है जिसे साइंस वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। कुछ बोल दो ऑप्टिक्स, अब उसे नहीं पता ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फिजिक्स में अपनी अपनी एक लैंग्वेज है हर चीज़ की। तो ये लैंग्वेज वही है कि इसे फ्रेम बोलेंगे हम, जो हम सिस्टम फ्रेम ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। फ्रेम, अब मतलब अर्थ एक फ्रेम है, मून एक फ्रेम है। मून से अर्थ को देखा जा रहा है, ठीक है। जो आदमी मून पे बैठ के अर्थ को देखेगा उसे अर्थ रोटेट होते हुए दिखाई देगी। जो आदमी अर्थ से मून को देखेगा उसे मून सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा अर्थ के अराउंड। तो ये अलग अलग फ्रेम्स हैं। इस आदमी का एक फ्रेम क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है। इस बाइक वाले का फ्रेम क्या है, रोड, इसके लिए फ्रेम है, जो रोड बनी हुई है ये बाइक वाले के लिए रोड फ्रेम है। कार वाले की भी रोड और कार दोनों एक फ्रेम से, ये बाइक और कार, बाइक और रोड एक फ्रेम है, कार और रोड ये दूसरा फ्रेम है, ग्राउंड और ये आदमी ये तीसरा फ्रेम है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेम्स हैं, ये लैंग्वेज है एक साइंस, इसको बनाता हूँ मैं। तो रेस्ट बात समझ में आई। रेस्ट आपके लिए रेस्ट हो सकता है, किसी के लिए वो चीज़ मोशन में हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में तो सबके लिए वो रेस्ट पर ही है, कोई बॉडी मोशन में सबके लिए वो मोशन में ही, ठीक है। रेस्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए पोजीशन
if position of a particle doesn't change with respect to time in a frame of रेफरेंस। सर ये आपने क्या लिख दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बताता हूँ इसके बारे में, मैंने समझा ही था फ्रेम के बारे में, थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ आपको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन it is said to be at rest। ठीक है, the position of particle does not change with respect to time in a frame of reference, then it is said to be at rest। अब इन फ्रेम ऑफ, अब ये क्या है सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ्रेम तो हमारे समझ में आ गया था, जिस जगह से कोई बैठ के देख रहा है। अब इसका मतलब समझो, कोई पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल की पोजीशन, अगर मान लो 1 सेकंड पहले पार्टिकल यहाँ था, 3 सेकंड बाद देखा फिर भी वहीं है, 10 सेकंड बाद देखा फिर भी वहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ मैं भी उसी फ्रेम में हूँ, तब मैं भी उसी फ्रेम में हूँ जिस फ्रेम में ये पार्टिकल है, तो मेरे लिए पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर मैं वही दूसरे फ्रेम से देखूंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पार्टिकल रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। भाई अगर मैं भी उसी पार्टिकल कितना इसकी स्पीड से ही मोशन कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो रेस्ट पे दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं रुका हुआ और ये अर्थ के ऊपर है, मैं मून पर हूँ और ये रोटेट कर रहा है, और मैं 1 सेकंड पहले देखा तो यहाँ था और 4 सेकंड बाद देखा तो यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन वो जो आदमी उसके साथ उसी अर्थ पर, उसके लिए तो रेस्ट पर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मेरे लिए तो 3 सेकंड बाद उसने पोजीशन बदल दी, मतलब ये मोशन कर रहा है। इसीलिए लिखा है कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होना चाहिए, वो देखने वाला उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए, इस पे ये है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी पोजीशन, इस पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, अगर पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदल रही है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर। ठीक है, और अगर पार्टिकल पोजीशन बदल जा रही है उसी फ्रेम पे रहते हुए, उसी सेम फ्रेम पे अगर ऑब्जर्वर और पार्टिकल दोनों हैं, और 1 सेकंड पहले देखा यहाँ, 10 सेकंड बाद देखा यहाँ पहुँच चुका है, तो क्या बोलेंगे कि भाई मोशन कर रहा है। तो मोशन का क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ई पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो मोशन क्या होगा, मोशन if position of particle changes with respect to time in a frame of reference, then it is said to be said to be in
मोशन, ठीक है। If position of particle changes with respect to time in a frame of reference, then it is said to be at motion. बात क्लियर है। तो रेस्ट और मोशन समझ में आ गया। ये दोनों, कोई बॉडी ना एब्सोल्यूट रेस्ट पे होती है ना कोई बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में होती है। ये देखने वाले के ऊपर है वो देख कहाँ से रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक ही उससे देख रहे हैं, एक ही फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं और पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदल रही है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे पिताजी और आप, मैंने एग्जांपल, पिताजी और आप दोनों लोग छत पे पड़े हुए हैं या कमरे में पड़े हुए हैं, दोनों दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, लेकिन मून आने के लिए आप दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं अर्थ के साथ। तो देखने वाले के ऊपर है कि बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में, ठीक है। लेकिन हाँ, इसीलिए लिख दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। आगे जब देखो काइनेमेटिक्स में तो इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और हर साल एक न्यूमेरिकल इससे आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे बनता है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन जो बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रख के रिलेटिव मोशन क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिलेटिव मोशन एक टर्म है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लो। आगे तो इसके बारे में पढ़ना ही है हमें। मोशन तो तुमने पढ़ा, ये रिलेटिव मोशन, ये थोड़ा नया टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, रिलेटिव मोशन। तो इसे हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में न्यूमेरिकल आएंगे तो उसको हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक ये होता है रिलेटिव मोशन। और आध क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, आते क्या है, हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छा, क्या बच गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, लिख लेते हैं। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेडिंग डालते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस from where we make observations. It is a place from where we make observations. Generally, in our case, we will take it as origin मतलब 0,0,0, ठीक है, 0,0,0। इसका मतलब रेस्ट, 0,0,0 का मतलब रेस्ट, ना एक्स पे ना वाई पे, मतलब जब भी हम आवर केस, मतलब ये कोई वो लॉ रूल या लॉ नहीं है, ये क्या है, ये अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की सहूलियत के हिसाब से हमेशा हम क्या लेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन आएंगे तो हमें जब लेना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ लें, तो हम क्या रेस्ट पर लेंगे खुद को हमेशा, जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है हम रेस्ट पर लेंगे। जब न्यूमेरिकल लाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है हमें कि जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन आएंगे, जैसे रिलेटिव मोशन आएगा और जो भी चीज़ें मोशन में आएंगी, उन्हें सॉल्व जब करना होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, ओरिजिन को अपना लेंगे 0,0,0, जो कि रेस्ट पर, ठीक, रेस्ट पर रख करके दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। मान लो कोई ट्रेन मूव कर, 2 ट्रेनें मूव कर रही हैं, पूछ लिया भाई साहब कि ये सामने ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, तो अब मैं भी तो मोशन में हूँ, मुझे बताना है सामने वाला कितनी स्पीड से, कैसे मैं बता सकता हूँ कि मैं भी उसके साथ स्पीड में हूँ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पर है। मतलब 60 की स्पीड से वो भी चल रहा है, 60 की स्पीड से मैं भी चल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई 0 की स्पीड से, तो गलत हो जाएगा, तो मैं रियल वैल्यू तो बतानी पड़ी कितने की स्पीड से चल रही है। तो तुम क्या करोगे भाई, इसको रेस्ट पे रखोगे, खुद को जब रेस्ट पे रख के देखो क्या देखोगे, 60 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, खुद को रेस्ट पे रख के देखोगे तो देखोगे हाँ 60 की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, ठीक है।
तो यही मज़ेदार चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि। और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, खुद को रेस्ट पे ले आएंगे। जब भी पूछेगा तो खुद को रेस्ट पे ले आएंगे। जब सॉल्व करेंगे इस पे न्यूमेरिकल खूब भर भर के न्यूमेरिकल लगाएंगे, सब एकदम क्लियर मक्खन की तरह चीज़ें सारी क्लियर हो जानी। ठीक है, धीरे धीरे बेस बनता है, माइंड में कुछ क्वेश्चन डाउट्स रह जाते हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। जो डाउट रहेगा बार बार तुम्हें हिट करेगा कि क्यों ऐसा था क्यों ऐसा था, तो आगे चल के वो चीज़ें क्लियर जब होती हैं बहुत मज़ा आता है समझने में। ठीक है, और तुरंत सारी चीज़ें कभी नहीं क्लियर होती। इस जो काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद में पूरी काइनेमेटिक्स आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। काइनेमेटिक्स के बाद जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू करोगे तब तुम्हें काइनेमेटिक्स पूरी समझ में आ चुकी होगी। फिर जब तुम रोटेशन पढ़ना शुरू करो तुम्हें सर्कुलर मोशन पूरा समझ में आ चुका होगा। जब और आगे बढ़ोगे पहले ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें 11th की पूरी फिजिक्स क्लियर हो चुकी होगी। समझ रहे हो? तो यही गेम है, इसलिए रेगुलर स्टडी ज़रूरी है। अब स्टडी से बड़ी बोरिंग काम कोई नहीं होता दुनिया, लेकिन इस बोरिंग काम को मज़ेदार बनाया जाता है। पढ़ते जाओगे तो एक समय बाद तुम्हें मज़ा आने लगेगा। जब तुम्हें उसमें से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तुम्हें मज़ा आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो बस वही चीज़ है कि इस पे जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तो और धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा ये। और जब 40, 50, 100 क्वेश्चन जब लगा लोगे पूरा एकदम सब समझ में आ जाएगा क्या है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े डेफिनेशन है, रियलिटी में आसान चीज़ है और समझने वाली चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। हाँ, ये विल टेक एट इज ओरिजिन और इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। जब क्वेश्चन में आएगा, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है सारी। रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से खड़ा होकर देख रहा किसी चीज़ को क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, absolute rest and motion are not defined, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी अब तक। हिमालय अर्थ पर बैठा हुआ है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वो मोशन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और दोनों अर्थ पर है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। मतलब कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, इसलिए कभी डिफाइन नहीं होता कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पर, मतलब पूरी तरह से रेस्ट पर है, ये फिक्स नहीं है। कोई तरह मोशन में भी फिक्स नहीं, वो देखने वाले ऑब्जर्वर के ऊपर है किस फ्रेम से वो उसे देख रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज़ क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट and motion are relative terms। मतलब ये दोनों रिलेटिव हैं एक दूसरे के लिए। कोई बॉडी रेस्ट पे, कोई मोशन में। कभी यही मोशन में रहने वाली बॉडी किसी दूसरे के लिए रेस्ट पर हो सकती है, कभी कोई रेस्ट पर रहने वाली बॉडी किसी के लिए मोशन में हो सकती है। तो दोनों एक दूसरे में रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब और हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, अब इसको हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं रेस्ट और मोशन को। टाइप्स में देख लेते हैं कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो पहला बेटा 1D मोशन। 1D मोशन वही मोशन अंडर ग्रेविटी, रोड पे चलती हुई गाड़ी, मतलब इसमें एक ही एक्सिस इन्वॉल्व होगी, एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व होगा। क्या लेंगे, सिंगल एक्सिस के अलोंग, सिंगल एक्सिस के अलोंग everything takes place, everything सिंगल एक्सिस के अलोंग everything takes place। एक हिंदी वर्ड ले लिए सेंटेंस बनाने के लिए,
और दूसरा क्या है, 2D मोशन। दूसरा क्या आएगा आपका, 2D मोशन। 2D मोशन क्या है, 2 एक्सिस आर इन्वॉल्व, 2 एक्सिस आर involved, 2 axes are involved in defining the motion. 2 axes are involved in defining the motion। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, 2D। और यही हमारे सिलेबस में 1D 2D 3D मोशन जनरली सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन 3D मोशन होता है। एरोप्लेन की मोशन को हम 3D मोशन मानते हैं, प्योर 3D मोशन मानते हैं एरोप्लेन के मोशन को। चिड़िया वगैरह को भी लोग कहते हैं 3D होता है, लेकिन वो साइज छोटा होने की वजह से एक ही एक्सिस पे मान लेते हैं, नहीं एक ही दोनों एक्सिस पे मूव कर, लेकिन एरोप्लेन के मोशन को 3D माना जाता है। साइज़ बड़ा है, तीनों एक्सिस पे उसका इन्वॉल्व होता है मोशन, तो एरोप्लेन 3D मोशन करती है। बाकी हमें पढ़ना है एक 1D मोशन और 2D मोशन। 2D में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, 1D में वही सिंगल एक्सिस के लॉन्ग मोशन अंडर ग्रेविटी और रोड पे चलती हुई गाड़ी, यही पढ़ना है हमें। ठीक है, अब पैरामीटर्स को देख लेते हैं। पैरामीटर्स, अब पैरामीटर्स क्या क्या हैं। पहला तो है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ ऑफ पाथ। पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस। दूसरा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, और एक और आएगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, ये कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जिसके हम डिसाइड करेंगे। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन जो भी है वो इन पैरामीटर्स से हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इन 5 पैरामीटर्स को बांध के कौन रखेगा, समय। समय मतलब टाइम। इन सारों में हम केवल टाइम को ही एक एब्सोल्यूट टर्म बोल सकते हैं, बाकी सब चेंज हो जाते हैं समय के साथ, लेकिन टाइम ये जो नहीं बदलता, टाइम अपना फिक्स है, वो एब्सोल्यूट होता है। एक ही चीज़ जो एब्सोल्यूट रहेगी वो है टाइम। तो बोलता नहीं उसमें महाभारत के शेर में, मैं समय हूँ, तो बस वही समय है। ये समय सबसे बलवान होता है, समय ही सबको बांध के रखेगा, समय ही सबको मोशन कराएगा। मतलब ये नहीं बदलने वाला, बाकी दुनिया भले बदल जाए, हम हैं तो हम हैं, बस वही है समय। तो अब समय वही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें अपना, ये मतलब सारों में इन्वॉल्व होगा। इसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल होगा किसी बॉडी का, इसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी टाइम से साथ स्पीड रिलेट होगी, टाइम से वेलोसिटी रिलेट होगी, टाइम से एक्सीलरेशन भी रिलेट होगा। तो सब कुछ टाइम है। हम लोग डिस्टेंस को अब डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीज़ें अब डिफाइन करते हैं एक एक करके। अब डिस्टेंस क्या है भाई साहब, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल
लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल्ड मत लिखो, कवर्ड लिखो, पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, actual length of path covered by a particle is called distance, called distance। अब एक्चुअल लेंथ क्या मतलब है, मान लो कोई पार्टिकल है ए, कोई पॉइंट पोजीशन है, कोई पोजीशन है बी, कोई पोजीशन है, कोई पोजीशन है बी। अब ए से बी जाना है, अब ए से बी जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं, कोई डिफाइंड एक ही रास्ता नहीं है। ऐसे करके भी ऐसे 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 करके भी जा सकता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए भी जा सकता है, ऐसे करते हुए भी जा सकता है, इधर से यूं 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 मुड़ते हुए ऐसे जा सकता है, या फिर ऐसे भी जा सकता है। मतलब बहुत से रास्ते हैं बी तक जाने के। दे आर इनफाइनाइट वेज ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या है बेटा, तू ऐसे ऐसे करते हुए गया, ऐसे चला डिंचक 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 करते हुए बी तक पहुंच गया, या तो सुर ए तक बी तक पहुंच गया, या फिर ढिचक 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 ढिच 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 करते हुए पहुंचा। ठीक है, तो बी तक जाने के जितने भी रास्ते भी, इस पूरे लेंथ को हम नाप लेंगे, ऐसे इंच टेप लेंगे और ये इतना चला, इतना चला, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच, मतलब ये पूरा एक एक इंच नापते हुए ले जाएंगे कि हम बी तक कितना। तो ये जो लेंथ पूरी है पाथ की ना, इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इस पाथ की पूरी लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें बात तो समझ में आई रही होगी कि दे आर इनफाइनाइट। अब क्या है, हाँ, दो पाथ के लेंथ बराबर भी हो सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बराबर भी हो सकती है, लेकिन पाथ अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो ए से बी तक गया, इसका आगे 10 मीटर, इधर से भी जा सकता है, उसका भी 10 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ बराबर हो सकती है, पाथ डिफरेंस हो सकते हैं, पाथ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लेंथ क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि लेंथ हमेशा डिफरेंट ही रहेगी, लेंथ सेम भी हो सकती है, पाथ अलग हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मान लो यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आ गया यहाँ तक, तो इतने लेंथ को माइनस कर दोगे ना, इतने को पूरा ऐड करेंगे फिर इतना ऐड करेंगे, इसलिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब जितना भी तुम चलोगे, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी चलोगे, सबको तुमको ऐड करना है, सबको तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगला लिख लेते हैं हम। अगला क्या लिखेंगे, दे आर इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट रास्ता, इनफाइनाइट रास्तास टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, दे आर इनफाइनाइट रास्ता टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, लेंथ of any of these rastas is called distance between A and B। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस है आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का तो मतलब उसका डायरेक्शन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि अब इधर से गया फिर वापस आया तो निगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, कुछ नहीं। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नहीं होगा।
ठीक है। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, इसके अलावा डिस्टेंस कुछ नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं होगा कभी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा एंड इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, क्या है मीटर, और डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 L1 T0, ये क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा।